आज हम लोग पढ़ेंगे हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी के क्या क्या रीजंस है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी जो हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो सकता है। तो पहला रीज़न हो सकता है कि जो कि एसोसिएट हो रहा है प्रेग्नेंट कंडीशन से। सेकेंड रीज़न हो सकता है ऐसी रीजंस जो कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग हैं, जो पहले से एसोसिएटेड हैं प्रेगनेंसी के पहले से, वो भी रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस दैट आर एसोसिएटेड ड्यू टू द प्रेग्नेंट स्टेट। इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एबॉर्शन। 95% एबॉर्शन के कॉजेस मिलेंगे। और क्या मिल सकता है? हो सकता है कि जो है कुछ एक्टोपिक ब्लीडिंग हो, या इम्प्लांटेशन रिलेटेड ब्लीडिंग हो, या हार्टिफॉर्म मोल हो। तो अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे जब फीटस हमारा यूट्रस में इम्प्लांट करता है तो उसमें क्या होता है कि स्लाइट ब्लीडिंग आ सकती है। सबको नहीं आती है, कभी कभार किसी किसी लेडी को आ सकती है। तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है, वो एबॉर्शन नहीं होता है। एक्चुअली वो फीटस जब इम्प्लांट कर रहा होता है यूट्राइन लेयर से, उसकी वजह से आती है। हार्टिफॉर्म मोल अगर है तो उसमें आ सकती है ब्लीडिंग। बाकी जो है एबॉर्शन जो 95% कॉजेज है, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और कुछ ऐसे लीजन्स जो कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग लीजन है, जो पहले से लीजन्स हैं और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। उसमें क्या क्या हो सकता है? हो सकता है सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन रहा हो, या सर्वाइकल इरोजन की प्रॉब्लम हो, या कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो पेशेंट को। तो इस तरह से जो ये सब सारी चीज़ें हैं, पॉलिप हो सकता है, या कुछ रप्चर्ड वेरिकोज वेन हो सकती हैं, मे बी देयर इज मैलिग्नेंसी। तो जो ये सब कॉजेज हैं ये एसोसिएटेड विद द प्रेग्नेंट स्टेट होते हैं, जो कि प्री एग्जिस्टिंग लीजन है लेकिन एसोसिएट कर रहे हैं प्रेग्नेंट स्टेट से, इसलिए ये ब्लीड कर रहे हैं। और हमें डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? जो ज़्यादा पूछा जाएगा आपके एग्जाम से भी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम से रिलेटेड भी है, और प्लस जो है हमें उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहिए, क्योंकि 95% कॉजेस एबॉर्शन से बिलोंग कर रहे हैं। तो एबॉर्शन में हमको कि पहले एबॉर्शन को अगर हम कैटेगराइज करें तो मेनली एबॉर्शन को हम 2 फॉर्म में कैटेगराइज कर पाएंगे। पहला है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को ही हम जनरली अगर देखा जाए जो कॉमन पब्लिक बोलती है मिस कैरेज बोलती है। मिस कैरेज टर्म इज सिनोनिम्स विथ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। सेकेंड टाइप अगर हम आते हैं, सेकेंड टाइप होता है हमारा इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब इन दोनों का अगर हम सब टाइप करना चाहें तो पहले अगर हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की बात करें तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो है हमारा अगर ऐसे देखा जाए आइसोलेटेड भी हो सकता है, रिकरेंट भी हो सकता है। मतलब एक सिंगल टाइम भी हो सकता है प्लस रिकरेंट भी हो सकता है। तो आइसोलेटेड हो या रिकरेंट हो, इनको अगर हम इनका सब डिवीजन करें तो हमारा पहला नंबर 1 पे आ जाता है ये थ्रेटेंड एबॉर्शन। सेकेंड टाइप पे आता है इनएविटेबल एबॉर्शन। थर्ड टाइप पे आता है हमारा कंप्लीट एबॉर्शन। फोर्थ आता है हमारा इनकम्प्लीट एबॉर्शन। फिफ्थ आता है हमारा मिस्ड एबॉर्शन। सिक्स आता है हमारा सेप्टिक एबॉर्शन, जो कि अभी आजकल लेस कॉमन है। अब अगर हम इंड्यूस एबॉर्शन की बात करें, इंड्यूस एबॉर्शन को हम फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं? ये लीगल हो सकता है या इलीगल हो सकता है। इंड्यूस एबॉर्शन, इलीगल एबॉर्शन को ही हम क्रिमिनल एबॉर्शन भी कहते हैं। अभी 1 बाय 1 करके हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे किसमें कब क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं, बात करते हैं जो कि हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा, कौन सा? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की अगर हम एटियोलॉजी पे जाते हैं तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एनाटॉमिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, इन्फेक्शंस हो सकते हैं,
इम्यूनोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, बाकी कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें हमको कुछ भी रीजंस नहीं पता चलते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर अगर हम देखा जाए तो जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है लगभग 50%। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है उसमें अगर हम देखें कैरोटाइपिंग करवाते हैं, पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें जेनेटिक फैक्टर मोस्ट कॉमन फैक्टर आता है। जेनेटिक फैक्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है 50%। पता कैसे करेंगे? कैरियोटाइपिंग करवा लेंगे। जो हमारा अगर एबॉर्ट होता है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है जो बाहर निकल के, उसको हम एबॉर्टस भी कहते हैं। जो प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है उस एबॉर्टस का हम क्या करते हैं? कैरियोटाइपिंग करवा लेते हैं। तो जो भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो हमको पता चल जाती हैं। चूंकि जेनेटिक फैक्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कॉज है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का, इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मोस्ट कॉमन क्या है जेनेटिक फैक्टर में भी अगर हम देखें तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी, बहुत बार हम क्लासेस में नाम लेते रहते हैं। जो ट्राइसोमी होता है हमारा 21 क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से हमारा जो बच्चा होता है कैसा होता है, मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है, उसको कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे VST या ल्यूकीमिया हो सकता है बच्चे को। इस तरह का बच्चा पैदा होता है अगर हो गया तो। और जनरली अगर ज़्यादा सीवियरिटी होता है ट्राइसोमी 21 का, तो देखा जाता है जो फीटस है हमारा वो अधिकतर एबॉर्ट कर जाता है। ये नेचर्स तरीके से ह्यूमन बीइंग को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म माना जाता है कि कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा ख़राब प्रोडक्ट हो तो नेचर खुद नहीं चाहती है कि वो फीटस में रहे, उसको एबॉर्ट कर देती है। तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद पॉलीपॉइडी, मोनोसोमी, ये सभी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है? ऑटोसोमल ट्राइसोमी। मीन्स ये एनॉमली होती है 21 क्रोमोसोम की। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर पे आते हैं। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑलमोस्ट 10 to 15% केसेस में। एंडोक्राइन, पहले एंडोक्राइन फैक्टर की बात करें अगर हम, तो एंडोक्राइन फैक्टर में हमको लुटियल फेज डिफेक्ट मिलता है एक, जो कि रीजन बनता है अर्ली मिसकैरेज का। लुटियल फेज डिफेक्ट में क्या होगा? जैसे हम लोग अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, लुटियल फेज डिफेक्ट में क्या हो सकता है? लुटियल फेज डिफेक्ट की वजह से क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हमारा उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं रहा तो क्या करेगा वो? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, स्पेशली जो हमारा फीटस है उसके इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। जब तक बच्चा पेट में रहता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर लुटियल फेज डिफेक्ट वगैरह है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कंसंट्रेशन की भी प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से इम्प्लांटेशन जो है वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर इस वजह से हमारा जो फीटस है वो सरवाइव नहीं कर पाता है और एबॉर्ट कर जाता है। थायराइड एबनॉर्मलिटीज़, अगर थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें, थायराइड अगर चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपर थायराइड है, अगर वो अनकंट्रोल है, उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया, देन इट विल लीड हमारा अर्ली मिसकैरेज। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस, इवन डायबिटीज़ मेलाइटस भी अगर हमारा प्रॉपरली अच्छे से मैनेज्ड नहीं है, प्रॉपर वे में कंट्रोल नहीं है ये, तो भी ये लीड करेगा हमारा अबॉर्शन को, अर्ली मिसकैरेज को। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी की अगर हम बात करते हैं, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी में क्या आता है? एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी हम लोग क्लासेस में पढ़े हैं, बहुत से टाइप्स के एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। एक तो यूट्रस से रिलेटेड होता है। यूट्रस में कौन कौन से? डायडेल्फस यूट्रस पाए जाते हैं, कॉर्डियोट यूट्रस पाए जाते हैं, सेप्टेट यूट्रस पाया जाता है। ये सब सारी चीज़ें मुलेरियन फेज डिफेक्ट में जो जैसे जैसे सारी चीज़ें हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर यूट्रस हमारा नॉर्मल नहीं है, कैविटी चूंकि अगर हमारा बाइकॉर्नुएट है या सेप्टेट है या डायडेल्फस यूट्रस, इसमें क्या होगा? जो यूट्राइन कैविटी है वो प्रॉपर अपने शेप में नहीं रहेगी, प्रॉपर शेप साइज में नहीं रहेगी। तो हमारा जो बच्चा है जब धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है, तो जैसे ही उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है तो जिस तरह से हमारा एनॉमली है उस हिसाब से उस फेज में उसका अबॉर्शन फिर हो जाता है।
अगर उसको प्रॉपर यूट्राइन कैविटी नहीं मिलती है ग्रो करने के लिए। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्विक्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है, ये अधिकतर अबॉर्शन लेट फेज अबॉर्शन में आता है। ये अर्ली मिसकैरेज नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लेट होगा, लेकिन ये भी जो है एक रीज़न होता है हमारा अबॉर्शन का। यूट्राइन सिनाइकी, इस टर्म को हमने क्लासेस में बताया था। यूट्राइन सिनाइकी क्या होता है, जैसे किसी भी वजह से, चाहे इन्फेक्शन हो गया हो वहाँ पे, या चाहे कभी लेडी ने अबॉर्शन इंड्यूस्ड अबॉर्शन वगैरह करवाया हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस के अंदर ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस की वजह से क्या होते हैं, लेयर्स अडहेयर कर जाती हैं, तो उसको कहते हैं यूट्राइन सिनाइकी। और फर्दर एक टर्म और इसको बोला जाता है एशरमैन सिंड्रोम। ये जो हमारा यूट्रस है, यूट्राइन सिनाइकी जो हमारी प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू द फाइब्रोसिस इनसाइड द यूट्रस, इस टर्म को हम और क्या कहते हैं, एशरमैन सिंड्रोम। तो ये भी हमारा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रोसिस की वजह से जो हमारे लेयर्स हैं काफ़ी श्रिंक कर गए हैं, तो ये भी हमारा लीड करेगा अर्ली मिसकैरेज। इन्फेक्शन भी 5% केसेस में इन्फेक्शन के भी रीजंस मिलते हैं। इन्फेक्शंस में कुछ भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, जैसे टॉर्च इन्फेक्शंस वगैरह हम लोग जानते ही हैं। टॉर्च इन्फेक्शन वगैरह में क्या होता है, अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। और बाकी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर किसी को है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ किसी को है कुछ भी, कभी कभी हम लोग देते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे कि SLE वगैरह में होता है। तो ये सब अगर किसी को प्रॉब्लम है SLE वगैरह की, या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, ये सब सारी चीज़ें अगर हैं बॉडी में, तो वो भी लीड करेगा अर्ली मिसकैरेज को, जबकि ये रीजंस क्या है, सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। अब जो है अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये भी एक रीज़न बनता है अर्ली मिसकैरेज का। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी है, अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर हमारा जो हस्बैंड है ग्रुप ए का है, अगर वाइफ जो है ग्रुप O की है, तो देखा जाता है ये हायर चांसेस होते हैं अबॉर्शन के। प्लस सेकेंड टाइप हम लोग जो है, जो मोस्ट कॉमन है, जो हम लोग अधिकतर सुनते रहते हैं, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अगर हस्बैंड हमारा RH पॉजिटिव है और जो वाइफ है RH निगेटिव है, तो देखा जाता है जो प्रोडक्ट आता है, जो यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट है, वो फादर से इनहेरिट होके आता है, उसको मिलता है RH पॉजिटिव। अब इनसाइड यूट्राइन कैविटी जो प्रोडक्ट है हमारा RH पॉजिटिव आया और मदर RH निगेटिव है, तो अब क्या होगा, फीटस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगेंगी ब्लड में। तो अगर पहला हमारा बच्चा होता है तो एंटीबॉडीज उतना ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो पहला बच्चा सरवाइव कर जाता है, वो तो नॉर्मल पैदा हो जाता है। लेकिन अगर वो सेकेंड टाइम लेडी कंसीव करती है, तो सेकेंड टाइम चूंकि बॉडी में अब सफिशिएंट एंटीबॉडीज होती हैं ब्लड में, तो हमारा जो फीटस है वो अब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सेकेंड बच्चे का अगर सेकेंड टाइम वो कंसीव की है, तब सर्वाइवल थोड़ा सा, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, एंटी-D वगैरह का ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, तो फिर सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा क्या मतलब, लगभग इम्पॉसिबल के बराबर। पैटर्नल, अच्छा ये सब सारे रीजंस हमने कहाँ कहाँ पढ़े, जो पहले जेनेटिक रीजंस हमने पढ़े, या इन्फेक्शन हो गया, ये सब सारी चीज़ें मैटरनल और फीटल साइड से हमने पढ़ा कि माँ को क्या क्या हो सकता है प्रेग्नेंट स्टेट में, या बच्चे में जो प्रोडक्ट कंसीव, उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी रही हो, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रही हो, तब वो अबॉर्ट कर जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या देख सकते हैं और फर्दर, अगर किसी को अबॉर्शन बार बार हो रहा है, पैटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ और माँ ही रिस्पॉन्सिबल होती है। पैटर्नल फैक्टर में क्या आ सकता है, कभी कभार देखा जाता है स्पर्म क्रोमोसोमल एनोमली होती है। ये भी जो स्पर्म क्रोमोसोमल एनोमली होती है, ये भी लीड करता है हमारा अबॉर्शन को।
अगर किसी को इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया है, ये तो जाहिर सी बात है, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया होगा तो बाय बर्थ ही होगा। तो अगर किसी को इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया है तो वो भी जो है वो अर्ली अबॉर्शन को लीड करेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स में उसमें क्या होगा, कोगुलेशन होता रहेगा ना। थ्रोम्बोफीलिया है तो उसमें क्या होगा, सारे जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे करके कोगुलेट कर जाएंगे। तो जो कोगुलेट कर जाएंगे, इनसाइड कोगुलेशन क्रिएट हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, इस वजह से वो लीड करेगा अबॉर्शन को। अब अगर ऐसे आए एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें, हमने देखा मैटरनल साइड में क्या हो सकता है, फीटस से रिलेटेड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के बारे में प्रॉब्लम हो सकती हैं। पैटर्नल फैक्टर में हमने पढ़ा इस क्रोमोसोमल एनोमली के बारे में। प्लस और क्या हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, अगर प्रेग्नेंट लेडी स्मोकर है, आजकल कोई अनकॉमन बात नहीं है ये कि हाँ, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि जो भी थोड़े हाई फाई जगह से हैं कुछ लोग जो अपने आप को एक्स्ट्रा मॉडर्न समझते हैं, तो स्मोकिंग करते हैं, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक भी लेते हैं। तो अगर कोई स्मोकर है या कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक कर रहा है तो भी उसका बच्चा बार बार मिसकैरेज होने के उसके भी चांसेस हैं। अगर बाय चांस कोई ड्रग ले रहा है किसी ट्रीटमेंट की वजह से, आजकल तो लोग अवेयर हैं, हर मंथ आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप कराते रहते हैं। लेकिन जैसे जो दूर दराज एरिया के लोग हैं, जो अभी भी रूरल पॉपुलेशंस हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो लोग जो है चेक नहीं करवाते हैं। मान लो पहले से कोई बीमारी उनको है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हों, पहले से कोई बीमारी है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अब उनको पता ही नहीं, वो कंसीव कर गए। उसके बाद कंसीव कर गई लेडी, अब क्या होगा, कंसीव करने के बाद वो चूंकि जो है हैवी ड्रगिंग हो रही है, इस वजह से वो बच्चा जो है हमारा खराब हो जाता है। ये भी एक रीज़न है। हालांकि अभी लोग थोड़ा अवेयर हैं, बट फिर भी ये प्रॉब्लम तो है ही सिटी में। और इसके बाद 40 to 60% केसेस अनएक्सप्लेन मिलते हैं, जिसका हमको कोई रीज़न नहीं मिलता है। जो कि अभी हमने देखा कि इतने रीजंस मिलने के बाद भी कभी कभी कि कुछ भी रीजन समझ नहीं आता, तो 40 to 60% वो भी रीजन है कि बार बार अबॉर्शन हो रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या रीजंस हैं। हमने कैरोटापिंग करवा ली, पूरा CBC करवा लिया, पूरा हार्मोनल चेकअप करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, उसके बाद भी हमको डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं मिला। ये अनएक्सप्लेन रीजंस होते हैं, जो कि ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अर्ली लॉस ऑफ फीटस के। तो अगर हम ऐसे डिवाइड करें, हमने इतने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो अगर हम ये देखें कि जो पहले ट्राइमेस्टर में जो फीटस अबॉर्ट कर रहा है उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसके जो हमारे रीजंस हो सकते हैं, पहले ट्राइमेस्टर जेनेटिक फैक्टर पहले ही बता दिया हमने, मोस्ट कॉमन है, 50% केसेस में यही देखा जाता है। उसके बाद हमारा होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें हमने पढ़ा ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। ये सब सारे रीजंस आ रहे हैं किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जब फीटस हमारा अबॉर्ट कर रहा है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अनएक्सप्लेन रीजंस। अब आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अगर कोई फीटस हमारा अबॉर्ट कर गया तो उसमें अधिकतर हमारा आता है, जितनी भी हमारी एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज हैं, चाहे यूट्रस से रिलेटेड हो हमारा, चाहे वो हमारा सर्विक्स से रिलेटेड हो, अधिकतर जो है हमारी एनाटॉमिकल जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो किसमें आएंगी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आएंगी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जो कि हम लोग देख चुके हैं, वो कंजेनाइटल भी हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस दोनों मिलता है। अगर जो है मुलेरियन यूट्राइन सिनाकी है, मुलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट है अगर किसी को, ये सब सारे रीजंस किसमें मिलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर जो भी हमारे एनाटॉमिकल रीजंस हैं, चाहे यूट्रस से रिलेटेड हो चाहे सर्विक्स से रिलेटेड हो, वो जो रीजंस हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं फीटस अबॉर्शन के ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब उसके बाद अगर हम बात करें जो एबॉर्शन हमने पढ़ा, तो जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में जो हमने सब टाइप्स पढ़े, अगर हम बात करें थ्रेटेंड एबॉर्शन की, तो थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है एक्चुअली, ये तो हमने पढ़ लिया एबॉर्शन की एबॉर्शन क्या होता है, और एबॉर्शन के सब टाइप्स हमने पढ़ लिए। और अभी हमने
एबॉर्शन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये हमने जाना। पैटर्नल साइड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म क्रोमोसोमल एनोमली, मैटरनल साइड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फीटस से रिलेटेड कौन सी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा एबॉर्शन के। अब ऐसे तो एबॉर्शन जो टर्म यूज होता है कब यूज होता है, एबॉर्शन टर्म अधिकतर यूज होता है बिफोर द 22 वीक, और जो फीटल मास होता है अधिकतर उसका 500 जो है हमारा 500 ग्राम से वो जो फीटल मास है वो लेस होना चाहिए, तभी इस टर्म का अधिकतर हम यूज़ करते हैं।